अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स के साथ मैं हूं भी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिफंड्स इनकम टैक्स में लिए जाते हैं और सेल टैक्स में भी। रिफंड्स लेना कितना आसान है, कानून क्या कहता है और कौन लोग जो रिफंड है वो वसूल कर सकते हैं, और ये कितनी कैपेसिटी इसकी होती है, कितनी अमाउंट होती है जिस पर फंड्स क्लेम किया जाता है। क्योंकि सैकड़ों ताजर बरादरान बड़ी बड़ी फर्में रिफंड्स ना मिलने की वजह से बंद हो चुकी हैं। ये टैक्स पेयर का कानूनी हक है, लेकिन कानूनी हक लेने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है यासर अकरम कुरैशी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं लॉ टैक्स बार एसोसिएशन के। यासर अकरम साहब, आप रिफंड्स को क्या समझते हैं? जब रिटर्न बनती है क्या उसके साथ इसको एडजस्ट किया जा सकता है? कानून क्या कहता है? रिटर्न के अंदर जो टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल वो 100 रुपया बनता है, तो वो 100 रुपया कानून के मुताबिक आप अगले 3 सालों में अपनी अगली रिटर्नों में भी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि 3 साल आगे फ्यूचर में बनता है तो वो उसमें लायबिलिटी में जमा हो सकता है। फ्यूचर में भी लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको रिफंड कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी एफबीआर ऑफिशियल्स ने सिस्टम के अंदर एक चेक लगाया हुआ है जिसको आप जब से रिफंड क्लेम करते हैं उसको जीरो कर देते हैं। इतना बड़ा सिस्टम उसको कबूल नहीं करता। सिस्टम उसको कबूल ही नहीं करता। उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको मुतल्लिका अफसर के पास जाना पड़ता है। अफसर आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखता है, वो कंप्लीट ऑडिट करता है। वो एक थोड़े से रिफंड के लिए जो मेरा लीगल राइट है कि मैं आपसे वापस नहीं मांग रहा, मैं अपनी अगली लायबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करवा रहा हूँ, तो आप उसको ऑडिट करें ना। आपके पास 177 के अंदर पावर है, आपको अदर और बहुत सेक्शंस हैं। अगर मैंने गलत क्लेम किया तो मुझसे रिसीव कर लें, लेकिन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न मुझे वो अलाउ करना चाहिए। उसके लिए भी अब जैसे 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, आज मैंने कोई रिटर्न फाइल करनी है, आज मैंने जो लायबिलिटी एडजस्ट करनी है, मैं एफबीआर के पास जाऊंगा, मुझे महीना 2 महीने वो लगा देंगे, उसके बाद फिर मेरी उल्टी डिमांड निकाल देंगे, मेरी रिटर्न कहाँ जाएगी? तो जो सिस्टम का चेक है उसको पहले दूर करना चाहिए। इंतहाई मुश्किल काम है। आपकी रिटर्न के अंदर रिफंड होता है, वो एडजस्ट कानून के मुताबिक एडजस्टेबल है। कानून कहता है उसे प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हुआ है। वो कानून की मंशा के मुताबिक नहीं चलता, वो एफबीआर की मंशा के मुताबिक चलता है। एफबीआर ने बकायदा चेक लगाया हुआ है उसके ऊपर। देखें, इट इज अगेंस्ट द लॉ। जब लॉ कहता है कि मैंने ये रिफंड लेना है और मैं अगले 3 सालों में उसको एडजस्ट कर सकता हूँ, तो भाई मुझे देना चाहिए ना। मेरा जो रिटर्न का फॉर्म है उसके अंदर मुझे रिफंड होना चाहिए। तो इट इज आवर, हमारी एफबीआर की हठधर्मी है कि हम टैक्स पेयर भी इसमें डिस्टर्ब होता है, कंसल्टेंट भी इसमें डिस्टर्ब होता है। और प्रोसीजरल डिफेक्ट क्या है कि हमें जब अफसर के पास जाना पड़ता है, अफसर के अलग से नखरे उठाने पड़ते हैं। फिर टैक्स पेयर को अपना कानूनी हक लेने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल यही है कि आपको फिजिकली अफसर के पास जाना पड़े आपका लॉफुल रिफंड एडजस्ट करने के लिए। रिफंड लेना एक और प्रोसेस है, रिफंड कैश इशू करने का एक पॉलिसी है, उसका रिफंड पेमेंट ऑर्डर होता है, उसका एक बोर्ड बैठता है। एडजस्ट कराना तो मेरा और कंसर्न अफसर का राइट है ना। तो कंसर्न आरटीओ को क्या इशू है? मेरा रिफंड क्यों नहीं क्लेम करता? रिफंड के ऊपर तो बंदूकें भी निकल आती हैं सर, ये तो ना वो क्लेम को बताइए। निकल आती है। मसला ये है कि सर एक टैक्स पेयर को कंसल्टेंट की फीस पे करनी पड़ती है, अफसर की बातें सुननी पड़ती हैं, अफसर से थ्रेट सुनना पड़ता है कि हम तुम्हारा ऑडिट खोल देंगे, हम तुम्हारी ये चीज ऐड कर देंगे। ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। वो क्या कहे, उसको कहता है फिर मेरे रहने नहीं दे। अगर एफटीओ के पास बंदा रिफंड के लिए चला जाए तो उसके केस खुल जाते हैं। जी सर, नहीं वो तो एक जनरल 177 कंपलसरी है हर बंदे का। रिफंड लेने के लिए कंपलसरी, रिफंड एडजस्ट करने के लिए 177 कंपलसरी नहीं है। ये भी एक आपके प्रोग्राम की तरफ से टैक्स पेयर को ये पता। कैश लेने की या उनसे लेने की उसकी कंपलसरी है, उसके लिए ऑर्डर कंपलसरी है, लेकिन अगर एडजस्ट करेंगे उसके लिए 177 कंपलसरी नहीं है। तो एफटीओ के पास जितने भी केसेस जाते हैं वो रिफंड लेने के लिए होते हैं, लेने के लिए होते हैं, यानी एडजस्ट के लिए नहीं। एडजस्ट के लिए नहीं होते। ये तो कायदा मैं आपके प्रोग्राम की तरफ से एक बहुत बड़ा न्यूज आपको ब्रेक कर रहा हूँ कि रिटर्न के अंदर रिफंड का पोर्शन ही नहीं है। आप जैसे डालेंगे 2025 की रिटर्न में आप कह रहे हैं रिफंड्स का कॉलम नहीं है। कॉलम है, उसको सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करता, 24 में भी नहीं करता, 23 में भी नहीं करता। तो फिर ये तो टैक्स पेयर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। इससे बड़ी ज्यादती और क्या हो सकती है? वो कह रहे हैं कि सारे टैक्स पेयर चोर हैं। अगर उसकी लायबिलिटी सिस्टम नहीं निकाल रहा, जीरो कर रहा है, तो फिर जो उसका टैक्स बनेगा फिर तो वो अपना कानूनी हक रहते हुए भी टैक्स मजीद देना पड़ेगा। के प्रोग्राम में एक छोटी सी चीज ऐड करता हूँ। मैं एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है और मेरी सैलरी पे टैक्स कट रहा है। मैं उस दौरान अपनी पॉकेट मनी जमा करके एक 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदता हूँ। उस प्लॉट के ऊपर मैंने 50,000 रुपए टैक्स दे दिया। मेरी तो लायबिलिटी है नहीं, तो क्या मैं उसको अगले साल अपनी सैलरी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूँ? कानून के मुताबिक यस, प्रैक्टिकली नो। अब देखिए, मैंने अपनी हक हलाल की कमाई थी, मैंने टैक्स दिया हुआ था उसके ऊपर, तो मुझे सिस्टम उसको अलाउ करना चाहिए। मैं वो लेके जाऊंगा एफबीआर के पास, एफबीआर मुझे 3 महीने 4 महीने घुमाएगा, फिर जाके मुझे अफसर कहेगा ठीक है जी आपका बंदा, उसके लिए फिर उसका एडजस्टमेंट का ऑर्डर करेगा। वो जैसे रिफंड पेमेंट ऑर्डर होता है, इस तरह एडजस्टमेंट का भी एक सर्टिफिकेट होता है जो फिर IRIS के अंदर अपडेट होता है। अच्छा यासर साहब, कितनी अमाउंट का रिफंड्स क्लेम
किया जा सकता है, कानून के हवाले से क्या कहता है और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? सर इसमें मैं आपको एक बात अंडरस्टैंड करवा दूं कि इमरान खान साहब के दौर में 2019 में इंस्पेक्टर लेवल का जो फर्स्ट एसएससी ऑफिसर था उसको पावर दे दी गई थी कि तुम 1 लाख रुपए और उससे नीचे तक का रिफंड ऑटो कर सकते हो। 2 लाख से नीचे 1 लाख रुपया और या उससे नीचे जी 99,000 से नीचे आप जो टैक्स पेयर है उसको रिफंड आरपी इशू कर सकते हो। असिस्टेंट कमिश्नर उसका ऑर्डर पास करता था, ये ऑटो सिस्टम था, छोटे बंदे को नीचे दे दिया जाए। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक उस तब थोड़े से रिफंड हुए भी हैं, लोगों को 25-25 हजार रुपए मिला है जो लो इनकम लोग थे, किसी का 20 हजार मिला है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच इसकी ये है कि जिस बंदे का 10 लाख रुपए भी रिफंड है उसको क्लेम नहीं करना चाहिए। क्लेम नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? मिलना नहीं है सर, मिलना नहीं है। 10 लाख से ज्यादा उसका खर्चा आ जाता है, आपको एक वकील करना पड़ता है, आपको चीजें मैनेज करनी। जब वो आपको 177 खोलते हैं 20 चीजें निकाल देते हैं। और ये हकीकत बात है, हमारा टैक्स रिटर्न जो फाइलिंग सिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा एरर्स होती हैं, कंसल्टेंट्स भी एरर्स करते हैं और टैक्स पेयर भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो अगर 4-5 लाख रुपए टैक्स है तो अगर तो एडजस्टेबल है तो एडजस्ट कर लें, क्लेम ना करें। क्लेम ना करें। क्लेम करना क्या मतलब ये है कि आप एफबीआर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आपको ऑडिट करे। आपने मक्खियों के छत्ते को हाथ डालिए। इन सिंपल वर्ड्स कि आप एफबीआर को खुद इनवाइट करें कि मेरा ऑडिट करे और मेरी लायबिलिटी डिमांड। अब जैसा कि मेरे भाई ने अभी कहा है कि दिस इज अ पॉलिसी कि मेरा 13,000 बिलियन का बजट है, सितंबर क्लोज हो चुका, मेरा रिकवरी पूरी नहीं हो सकी, रिटर्नों में रिकवरी पूरी नहीं हो सकी, जून में रिकवरी पूरी नहीं हो सकी। यस सर, अभी पहले थोड़ी देर पहले आपने बताया था जो रिफंड्स है 3 साल तक एडजस्ट हो सकते हैं। जी सर। और कितने साल का रिफंड्स बढ़ता रहे तो कितने साल बाद खत्म भी हो जाते हैं खुद ब खुद? 3 साल बाद टाइम पार्ट हो जाता है। टाइम पार्ट कितने साल बाद होता है? आफ्टर 3 यानी 3 साल बाद आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, वो आपका पैसा जाया गया, रिफंड जाया गया। ना रिफंड ले सकते हैं ना क्लेम कर सकते हैं आफ्टर 3 ईयर। एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते। ये एडजस्टमेंट भी नहीं कर सकते, ये कानून है। आपने विद इन 3 ईयर उसको पॉलिसी को अडॉप्ट करना। एफबीआर तो 6 साल बाद भी केस खोल कर टैक्स वसूली कर लेता है। एफबीआर के पास वो पावर है, वो 10 साल का भी कर सकता है। ये टैक्स पेयर के साथ आप समझ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं है। एक बंदा अपना कानूनी हक भी नहीं ले सकता 3 साल के अंदर, एडजस्ट भी नहीं कर सकता उसको। कानून तो ये कह रहा है, जो इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर है वो तो ये कह रही है कि टैक्स पेयर विद इन 6 मंथ वो अपनी पूरे का पूरा क्लेम ले ले, यानी कि 1 साल से भी कम पीरियड के अंदर वो रिसीव कर ले। उसमें सारा प्रोसेस शामिल है, उसका सेक्शन 170 की एप्लीकेशन, उसका 177 का ऑडिट, उसका रिफंड पेमेंट ऑर्डर, उसके बाद जो वो बोर्ड के पास जाता है जहां से पेमेंट इशू होती है उसके डायरेक्ट रजिस्टर्ड अकाउंट के अंदर, वो सारा प्रोसेस 6 मंथ के अंदर प्रोसेस होता है। अनफॉर्चुनेटली ऑफिसर्स के पास कॉफी पीने के अलावा टाइम बहुत कम होता है, वो मीटिंग्स करते होते हैं। वो सही कह रहे हैं। यस सर, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाने से पहले रिफंड्स कौन, जिस तरह ये हम सुनते आ रहे हैं, फर्में बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, मिलें बंद हो गई रिफंड्स ना मिलने की वजह से, इसमें कितनी सच्चाई है? दूसरा, अगर रिफंड्स हुकूमत सबका टाइमली, जिस तरह कानून कहता है 60 दिन के अंदर दे दें, तो सिस्टम क्या बैठ जाएगा या रेवेन्यू कलेक्शन में फ़र्क पड़ जाएगा या कोई मुआशी इशारे ऊंच नीच आ जाएगी? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी यासर साहब, लेकिन इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। पहला ये है कि क्या रिफंड एफबीआर इशू नहीं करती तो क्या फर्मों को नुकसान होता है? तो मेरे मुताबिक, जुडिशियल माइंड के मुताबिक, नो, फर्म को कोई नुकसान नहीं होता। तो चैम्बर्स दूसरा पा एहतजाज रहते हैं रिफंड्स ना मिले के, हमारे कारखाने बंद हो गए, फर्में बंद हो गई, मिलें बंद हो गई। सर ये बात गलत है। रिफंड आपका आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐड किया होता है एज अ रिसीवेबल, और रिफंड कभी भी स्टेट के अगेंस्ट लायबिलिटी आपकी जनरेट रहती है, वो लॉस में नहीं जाता। और जब आप पे कर चुके होते हैं तो एक्सपेंस हो चुका होता है, तो वो मिलना एक सपोर्ट तो हो सकती है, लेकिन उसमें बिजनेस को नुकसान, ये नहीं कि फैक्ट्री बंद हो जाए। ऐसा कौन सा बात है कि आपको ये रिफंड नहीं मिला और अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें? जिनको पोर्ट होती है करोड़ों के अरबों के, उनके रिफंड्स बन जाते हैं, जिनको एग्जाम्पशन हुकूमत ने दी होती है। इसमें सर एक बात मैं ऐड कर लूँ, इंपोर्टर के रिफंड में और एक्सपोर्टर के रिफंड में डिफरेंस है। इंपोर्टर को इतनी जल्दी से रिफंड नहीं मिलता, ना वो इतनी जल्दी क्लेम कर सकता है। इंपोर्टर यस, उसके लिए बहुत से मुश्किलात है। रिफंड आसान है तो एक्सपोर्टर के लिए आसान है, जो पाकिस्तानी मसनूआत को दूसरे मुल्कों में पहुंचाता है उसके लिए। एक्सपोर्ट करें उसके लिए आसान है, इंपोर्टर के लिए तो रिफंड लेना, जितनी भी हमने बात की उससे भी 2 गुना मुश्किल है, क्योंकि इंपोर्टर का कॉन्सेप्ट नहीं है रिफंड का। इंपोर्टर का कॉन्सेप्ट ये है कि एडवांस में टैक्स देके अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज कर देता है, वो फिर आगे कोई टैक्स नहीं देता, उसका बेनिफिट भी ले रहा होता है। रही बात आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो रिफंड से सर किसी फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं होता। आई एम रियली सॉरी, मैं इसमें एफबीआर के हक में हूँ। एफबीआर ने जितने भी रिफंड रोके उनको फिर क्या फायदा है? रिफंड मिलना एक सपोर्ट है, मेरा लीगल राइट है। जैसे मेरा सैलरी के बाद 30 महीने के बाद मुझे सैलरी मिलना मेरा राइट है, जिस तरह मैं वो चीज पैसे देता हूँ मुझे चीज मिलना मेरा राइट है, इस तरह रिफंड भी एक राइट है। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे इस राइट की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बिजनेस तबाह हो रहा है, तो वो ये बात मानने को तैयार नहीं। मैं बीइंग इस चीज को एडमिट नहीं करता।
ओके। सेकंड पोर्शन आपका ये है कि अगर एफबीआर सारे रिफंड दे दे तो क्या सिस्टम बैठ जाएगा? तो मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि टू काइंड्स ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस इतनी स्पीड और इतनी हाई क्वांटिटी में रिसीव करते हैं। एक रिफंड का तो एक पॉलिसी के मुताबिक पोर्शन है 170 मिलियन, 2000 मिलियन, 4000 मिलियन। हम 17,000 13,000 बिलियन का बजट लेके कहां से पूरा करते हैं? रिफंड का एफबीआर को बर्डन नहीं होता। हाँ, ये जरूर होना चाहिए कि ये एक स्मूथ सिस्टम होना चाहिए, ऑटो बेस्ड सिस्टम होना चाहिए, जैसे अदर कंट्रीज के अंदर होता है। जब हम अपने आप को डिजिटलाइज ही कर रहे हैं आज 2025 की रिटर्न के अंदर, बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग अ टैक्स प्रोफेशनल, ये खुशआइन बात है कि जब हम खोलते हैं तो हम मोबाइल का टैक्स ऑटो आया होता है, बिजली का बिल ऑटो आया होता है, बैंक्स को उन्होंने साथ लिंक कर दिया, बैंकों का टैक्स आया, नादरा को साथ लिंक कर दिया, इवन के 149 का जो सैलरी का टैक्स है वो भी ऑटो आया होता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है, एफबीआर इस पे काम कर रहा है। रिफंड्स को डिजिटल करके हम बच सकते हैं, टैक्स अदाफ पे कोई फर्क पड़ेगा? जी सर, मुआशी शहरी पे कोई फर्क पड़ेगा? आपका प्रोग्राम माशाल्लाह एफबीआर ऑफिशियल्स देखते हैं तो इसका फायदा उठाऊंगा। इन द बिगिनिंग आप कम से कम एडजस्टमेंट का फॉर्म तो खोल दें, जो आप इलीगल काम करें। अभी सुबह बीइंग लीगल कंसल्टेंट, बीइंग माय ब्रदर, अगर हम एफटीओ में ये दरखास्त देंगे तो एफटीओ फिर शोकस कर देगा। मेरे ही बेसिकली एसोसिएट का एक केस था एफटीओ के अंदर, जिसने ये आपका जो मैसेज वाला सिस्टम अपडेट करवाया। मैनुअल रिटर्न का भी मोटो लिया, उसका ऑर्डर भी आ गया। जी सर। अब इसका मतलब अगर एफबीआर मैनुअल रिटर्न देता है तो उसका भी कोई टाइम लिमिट होगी? जी सर। ये फिर रिटर्न तो अब 15 अक्टूबर हम कह रहे हैं आखिरी डेट होगी, फिर आखिरी डेट तो नहीं होगी, इसका मतलब फिर आगे जाएगी डेट। जी, एक्सटेंड हो सकती है। इसी तरीके से जब ऑटो हमारा विद होल्डिंग टैक्स रिसीव होता है तो जैसे हमारे रिटर्न के अंदर आएगा उसके ऊपर एक चेक लगा दिया जाए, अगर वो रीजनेबल बनता है तो कम से कम सिस्टम उसको 3 सालों में मुझे एडजस्ट कर दिया जाए। और रही बात आपकी जो रिटर्न के साथ एआई सिस्टम भी लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, इस रिफंड्स के साथ सर एफबीआर के साथ सिस्टम के साथ जी एआई खुद ही जनरेट करेगी, खुद ही सारा कुछ करेगी। सवाल तो उन्होंने अभी लोगों को अट्रैक्ट किया है इंफॉर्मेशन बेस के लिए, बट इस तरह मोबाइल के नोटिस आ रहे हैं सारे एआई कर रही है, सारे एआई बेस आ रहे हैं। और एआई का एक्चुअल काम ये होगा कि जो रिटर्न अभी सबमिट हो रही हैं ये बहुत बड़ा लिटिगेशन पैदा कर सकती है। नहीं सर, आएगा। अभी एआई क्या हमारे हकायक को जान पाएगी? वो जानती है। इस पे तो हम पूरा प्रोग्राम करेंगे। मैं इंटरनेशनल मीडिया पे भी आने वाला हूँ, मुझे 2 कॉल्स आ चुके एआई पे ऊपर काम करने के लिए। तो अभी तो ये जैसे रिटर्नों की डेट खत्म होगी तो एआई बेस्ड सिस्टम आएगा जो रिटर्नों को सेस करेगा और ऑटो नोटिस इशू करेगा। इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं है, अगर वो कानून के मुताबिक देना भी शुरू कर दे, डिजिटल भी कर दे, तो ना टैक्स अदा पे कोई फर्क पड़ेगा, ना मुआशी शहरी पे कोई फर्क पड़ेगा। अगर आपका कोई लायबिलिटी जैसे 122 का नोटिस आया हुआ है, कोई आपका केस खुला हुआ है, तो आप रिफंड नहीं ले सकते जब तक वो केस क्लोज नहीं होता। यस सर, अकरम कुरैशी साहब, सेल टैक्स और इनकम टैक्स के रिफंड्स में फ़र्क क्या है और प्रोसीजर क्या है? देखिए सर, हमारे भाई ने पहले भी बताया है कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स में दोनों का डिफरेंस है। इनकम टैक्स रिफंड ये होता है जो आपने इनकम टैक्स एडवांस में पे किया हो, लाइक 147 में आपने पे किया हो, 148 में आपने पे किया हो, 153 के अंदर आपने टैक्स पे किया हो। जो आपने एडवांस टैक्स अगेंस्ट इनकम पे किया हो, जो पेमेंट्स के अगेंस्ट होता है, वो होता है आपका इनकम टैक्स, और वो आप रिफंड कर सकते हैं। उसका डिपार्टमेंट भी अलग है, उसका यूनिट्स भी अलग है और उसका प्रोसीजर भी अलग है। दूसरा होता है जो सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स में होता है कि आप सेल टैक्स ज्यादा पे कर दिया है और आपकी जो एडजस्टेबल जो टैक्स है, जो आप इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस है, वो आपका आउटपुट कम है तो आपका जो डिफरेंस है इनपुट का वो आप क्लेम करते हैं। वो ज्यादा एक्सपोर्टर्स ही क्लेम करते हैं, इंपोर्ट कैटेगरी में वो नहीं आते। पहली बात। दूसरी बात ये कि सर दोनों का जो प्रोसीजर है वो ये है कि 177 है और उधर 72 भी है, और दोनों के अंदर जो है ना बेसिकली ऑडिट प्रोविजन मौजूद है। कोई भी एफबीआर ऑडिट के बगैर रिफंड इशू नहीं करता। इसकी मैं पॉलिसी बता देता हूँ आपको, क्योंकि वी आर लीगल प्रोफेशनल, तो मैं लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। इसकी पॉलिसी होती है, कोई भी काम ना स्टेट कोई इदारा अपनी पॉलिसी के तहत काम करता है। पॉलिसी ये होती है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। एफबीआर बैठा हुआ है टैक्स रिकवरी इदारा, ना कि टैक्स पेमेंट इदारा। उसका एक माइंड सेट है कि मैं आज ऑफिस आया हूँ, ऑफिसर को पहले 2 कॉलें कमिश्नर की तरफ से, चीफ की तरफ से, ऑफिसर की तरफ से आती हैं कि भाई आज 12 बजे के बाद तूने इतनी रिकवरी देनी है, भेजो। डेली बेस पे, डेली बेसिस पे सर कॉल आती है हमें, मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे, हर ऑफिसर को लेटर आता है कि आपने इस मंथ पे इतनी क्लोजिंग देनी है, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, कैसे भी देनी है आपने। वो कैसे भी दे, वो फिर हमें मैसेज करते हैं सर कोई रिकवरी करवा दे। तो ये इशू होता है, ये मसले मसाइल हैं, वो अपनी मजबूरी हम अपनी लेके बैठे होते हैं। तो जब उसके पास रिकवरी का टारगेट है तो उसके बाद जब मंथ एंड पे हमारी रिफंड की फाइल पड़ी होगी, वो उसको नहीं देख सकता। इट इज साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो वो उसको ना देखता है। ये एफबीआर से सिस्टम में अलग कर देनी चाहिए रिफंड सर। हुकूमत से, खजाने से लेना, हुकूमत के जरिए लेना मेरे कानून है उससे। इसमें अब एक ब्रॉडली और एज पर लीगल बात करने लगा हूँ। रिफंड के लिए ना तो टैक्स पेयर को जाना चाहिए, ना एफबीआर को कुछ करना चाहिए। ये ऑटो सिस्टम के अंदर हमें आ जाना चाहिए। एफबीआर के बाद रिकवरी के 10,000 रास्ते हैं, वो पोस्ट ऑडिट करता
करता है, वो प्री ऑडिट करता है, वो हमारे अदर चीजें देख सकता है, उसको 122 की पावर है, बेस्ट जजमेंट की पावर है कमिश्नर के पास, वो करे, उसको कौन रोकता है? और वो कर भी रहे हैं। एक्चुअली मसला ये है कि एक तो हमारा एफबीआर का सिस्टम, जो लोग हैं उतना काम नहीं करते, और जो करते हैं वो अपने आप को इनसफिशिएंट समझते हैं कि मैं इनसफिशिएंट हूँ। हमारा जो सिस्टम है, आप मुझे रिफंड भी दे दें, आप मेरा ऑडिट तो कर सकते हैं, करें ना ऑडिट मेरा, आप मुझे कॉल करें 177 के अंदर, मुझे रिफंड दे दें, उसको मुझे चलाएं, जब तक चलना है चलाएं। सही। मेरा जो अगर लायबिलिटी बनती है एज पर लॉ, मेरा राइट है कि मैं उसके अगेंस्ट अपील करूं, मैं हाई कोर्ट जाऊं, मैं ट्रिब्यूनल जाऊं, या मैं आपको रिकवरी दूं। और आपको 137 की पावर है, 138 की पावर है, 139 की पावर है, 140 की पावर है, आपको इतनी पावर्स दे दी गई हैं रिकवरी के लिए। आप क्यों डर रहे हैं? आपने क्यों ये सिस्टम बना दिया कि आपके पास लोग आए और आपको तरले करें अपना लॉफुल पैसे के लिए? आपके पास पावर है, आप अपनी पावर को इस्तेमाल करके जो मर्जी करें। एटलीस्ट सिस्टम जो है को ऑटो अलाउ करना चाहिए, और कम से कम खुद जनरेट करे, खुद ब खुद एडजस्ट कर दे। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अरबों का रिफंड होता है, और आप समझ रहे होते हैं कि आप हमें वो जाना पड़ेगा। आपने कहा कि जो अरबों का, बिलियंस ऑफ रुपीस का रिफंड होता है, अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं, उनका रिफंड का उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है। ऑफिसर को पता है कि इसका ये हर महीने रिफंड आना है। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, हमारे अदर सेक्टर्स हैं, तो उस सेक्टर्स के अंदर एक्सपोर्टर्स का रिफंड, इंडस्ट्री का रिफंड वो आता है, बट उसमें भी दो पोर्शन आ जाते हैं, इनकम टैक्स और सेल टैक्स। अब वो ज्यादा सेल टैक्स की तरफ जाते हैं। इनकम ही इतनी होती है कि उनको 113 भी मिनिमम टैक्स लग जाता है, उनको 4C लग जाता है, उनको 65 लग जाता है, उनको 4A भी लग जाता है। यही इनकम टैक्स का रिफंड उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि उनकी जब सेल जब ट्रिलियन में जाती है और अरबों में जाती है, तो वो टैक्स स्लैब से ही निकल जाते हैं, तो वो सेल टैक्स का फंड लेते हैं। तो मेरी अपने जो हमारे ऑथोराइज पर्सन है, एफबीआर पर्सोनल्स हैं, हमारे चेयरमैन एफबीआर है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि रिफंड सिस्टम को एज पर लॉ सिस्टमैटिक ऑटो कर दिया, ऑटोमेशन पे ले, और आप डंडा उठा लें। आपको लगता है कि वो गलत करता है सजा दे, कानून मौजूद है। हम बैठे हुए हैं, हम आपको असिस्ट करेंगे, बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी असिस्ट करेगी। आप देखें हमारी जो टैक्स बार है माशाल्लाह, हर वक्तन एफबीआर को असिस्ट करती है, एफबीआर को हर जगह में सपोर्ट करती है। टैक्स कलेक्शन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है। हम टैक्स पेयर को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि यार ये लॉफुल टैक्स है, ये पे करो। किसका दिल करते देगा? सबसे बड़ा किरदार टैक्स बार के मेम्बरान का होता है, जो अपने क्लाइंट से कह के टैक्स अदा करवा दे। लीडरशिप माशाल्लाह, एडवांस टैक्स भी जल्दी फौरी दिलवा दे। सर मैं कह रहा हूँ कि हमें फोन आते हैं कि जी ऑफिसर कह रहे हैं मैं क्या करूँ, ये देखें जी मुझे लेटर आया हुआ है, मैंने 30 को। कौन लोग रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं और कौन नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसको जरा आप इस एंगल से लें कि एक मैं हूँ, मेरा भी रिफंड बनता है, और एक इदारा है उसका भी रिफंड बनता है। हमेशा वो बंदा रिफंड क्लेम करे या कर सकता है कानून के मुताबिक जिसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर मैनेज्ड है, जिसका सिस्टम सीधा है, जिसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसके पास चार्टर्ड फर्म की सर्विसेज हैं, या एटलीस्ट उसके पास प्रेमा फशाई एविडेंस है, CPRs है। ऐसा भी होता है कि इदारे रिफंड क्लेम कर रहे होते हैं, उनके रूल 42 के मुताबिक उनके विद होल्डिंग सर्टिफिकेट्स ही नहीं होते। ऐसे ऐसे इदारे भी हमारे पास केसेस आए हैं कि उनके पास पेमेंट की है, टैक्स डिडक्ट भी हुआ उनका एडवांस में, लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं हुआ होता। वो बंदे जिनका टैक्स डिडक्ट हुआ है लेकिन उनका प्रॉपर सिस्टम नहीं है या उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, वो इवन के अप्लाई भी नहीं कर सकते। बुक्स में आ जाना, डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है सर। डॉक्यूमेंटेशन इज द क्रेडेंशियल इतने इंपॉर्टेंट है कि जब भी एफबीआर को आपने जब कहना है कि मैंने इतने पैसे देने, उसको CPR देना पड़ेगा, जो हमने एडवांस में टैक्स आपने पे किया होगा, और CPR शुड बी वेरीफाइड। कभी कभी आपको CPR नहीं होता, आपको विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट होता है। विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट इनकम टैक्स रूल 42 के तहत इशू होना चाहिए, अदरवाइज वो रूल्स के मुताबिक भी नहीं है, फिर भी वो इलीगल है। अच्छा यासर साहब, एक हमारे मुल्क में एक मुहावरा बड़ा मशहूर है, रिफंड्स के मद में हुकूमत से बहुत सा पैसा वसूल किया गया और लोग अमीर हो गए, इसमें कुछ सच्चाई है? सर जी आपने ओपन क्वेश्चन पूछा है, ये बाउंसर है। वैसे बड़े लोग यार ये अमीर हो गए, इसने रिफंड गैर कानूनी तरीके से लिया था, दूसरा बेवकूफ बनाया, डिपार्टमेंट को बनाया, हुकूमत को बनाया, बाकी लोग बहुत अमीर हो गए, इसमें कुछ सच्चाई है? वैसे सादा सा सवाल है मेरा, मैं इसको इस तरह आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने ऑनियर सवाल पूछा है। बैंक के अंदर आप जाते हैं और आप एक चेक पे जमा करवाते हैं और 5 लाख रुपए से कैश ले लेते हैं, और चेक है फेक, इसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो तो चेक देने वाला रिस्पॉन्सिबल है सर। जो कैश करने वाला वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसने काउंटर पे कैश रिसीव किया चेक, उसने सिग्नेचर वेरीफाई किया और आपको पेमेंट भी कर दी, वो दोनों बंदे रिस्पॉन्सिबल है। ये किसी हद तक बात ठीक भी है, पहले होता था, लेकिन बाज साइन भी ऐसे होते हैं, वो अफसर तो चेक करता है, मैच कर रहे होते हैं। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट ले मैन की क्वेश्चंस हैं कि वो साइन हो गए, वो ऐसे हो गया। हमारे दौर से पहले की बातें जरूर हो सकती हैं, इंडस्ट्री ने बड़ा मौजूदा हालात में नहीं है। कानून हमारा बहुत मुतारक है, हमारे अब तो इंटेलिजेंस बहुत तेज है, आर्टिफिशियल सारा काम अब तो बहुत मुश्किल है। आज के दौर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आज से 20 साल का 30 साल पहले बड़े बड़े इदारों ने बड़ा पैसा कमाया। निज़ाम को किस तरह बेहतर बना सकते हैं?
मैं आपके प्रोग्राम में असिस्ट किया है कि इसको ऑटो कर देना चाहिए और एफबीआर को चाहिए कि प्लीज सारे टैक्स पेयर चोर नहीं होते। यासर करम कुरैशी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट का आपने गुफ्तगू सुनी। रिफंड्स का कानून और रूल्स तो बहुत आसान है, जिस तरह अभी हमारे दोस्तों ने बताया। अगर ऑटोमेशन सिस्टम पर आप जाना चाहते हैं, आप डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं, तो अपने सिस्टम में रिफंड्स के रूल्स को, कानून को भी इम्प्लीमेंट कर दें। किसी को रिफंड मांगने के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, किसी अफसर के सामने ना बैठना पड़े। कानून के मुताबिक हम रिटर्न फाइल करते हैं, उसका कॉलम मौजूद होना चाहिए, एडजस्ट हो जाए या उसको कैश मिले, जो भी वटेवर। अगर क्लाइंट का, टैक्स पेयर का एतमाद बहाल होगा तो ये सिस्टम बेहतर होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।